अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एक और बायोमॉलिक्यूल जो कि हमारे पास लिपिड। हम कौन कौन सा कवर कर चुके हैं? कार्बोहाइड्रेट को कवर कर चुके हैं, प्रोटीन को कवर कर चुके हैं। आज जो हम कवर करेंगे बेटा वो लिपिड और लिपिड की क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। सो लिपिड क्या है बेटा? लिपिड के बारे में ये चीज़ पता होना चाहिए कि लिपिड को जिसने डिस्कवर किया था उसका नाम क्या था। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय ब्लोर्स। लिपिड की डिस्कवरी किसने की है बेटा? ब्लोर्स ने की थी। तो लिपिड की डेफिनेशन क्या दी? इसने कहा लिपिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि इनसॉल्यूबल है। किस में बेटा? वाटर में। लिपिड को किस में सॉल्यूबल नहीं कर सकते बेटा? हम वाटर के अंदर नहीं कर सकते, बट इट इज़ सॉल्यूबल। लेकिन सॉल्यूबल किसके अंदर होगा बेटा? ये इट इज़ सॉल्यूबल इन ब्लोर्स रिएजेंट। सो लिपिड की डिस्कवरी की थी ब्लोर्स ने। ब्लोर्स ने क्या कहा? इट इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर बट इट इज़ सॉल्यूबल इन ब्लोर्स रिएजेंट। ब्लोर्स रिएजेंट किसको कहा इसने बेटा? ईथर को कहा, अल्कोहल को कहा, असल में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को कहा इसने। इसको सिर्फ अपना नाम करना था तो इसलिए बोल दिया भाई ब्लोर्स रिएजेंट में सॉल्यूबल होगा। सो लिपिड इज अ सब्सटेंस विच इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर बट इट इज़ सॉल्यूबल इन ब्लोर्स रिएजेंट। और ब्लोर्स रिएजेंट क्या हो सकता है? ईथर हो सकता है और अल्कोहल। इसका मतलब लिपिड को अल्कोहल में डालूंगी सॉल्यूबल, लिपिड को ईथर में डालूंगी तो क्या हो जाएगा बेटा? सॉल्यूबल होगा। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमने फिर प्रोटीन के बारे में क्या पढ़ा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और कभी कभी सल्फर। लिपिड के बारे में क्या है बेटा? इसके अंदर कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन। ये तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट में भी था, लेकिन इसमें और कार्बोहाइड्रेट में फ़र्क क्या हो गया? लिपिड के बारे में कहा जाता है बेटा ये डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेन करता है। कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी है? डबल। हम क्यों कह रहे हैं कि इसके अंदर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी है? बिकॉज पेपर में रीज़न आता है ये, अगर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट देख रहे हैं क्या रीज़न है बेटा कि इसके अंदर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी? क्योंकि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन, इसकी क्वान्टिटी क्या होती है बेटा? बहुत ज़्यादा। और जब भी कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी आपको मिलती है। तो ज़्यादा एनर्जी, जितना ज़्यादा कार्बन हाइड्रोजन होगा उतना क्वांटिटी ज़्यादा, उतनी ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा होगी, उतनी डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी हमें। और इसके अंदर ऑक्सीजन क्या होता है बेटा? बहुत ज़्यादा कम होता है। अगर मैं कंपेयर करूं एक कार्बोहाइड्रेट को, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लेनी है ग्लूकोज की, C6H12O6, किसका फॉर्मूला बेटा? ये ग्लूकोज का फॉर्मूला। अगर अब मैं एक लिपिड की एग्जांपल लूँ, क्या है बेटा? कार्बन 57H110O6। ये फॉर्मूला बेटा एक स्टेरिन, एक फैट का, जो कि एक लिपिड है। और ये किसका फॉर्मूला बेटा? ग्लूकोज का। अब कार्बोहाइड्रेट और इसको देखो, इसके अंदर कितने कार्बन? 6, हाइड्रोजन कितने? 12, ऑक्सीजन कितना? 6। यहाँ पे चेक करो बेटा, कार्बन कितने आ रहे हैं? 57, बहुत ज़्यादा है। हाइड्रोजन कितने? 110। इसका मतलब कार्बन हाइड्रोजन दोनों ही बहुत ज़्यादा। लेकिन ऑक्सीजन देखो इनके मुकाबले में, यहाँ पे देखो कार्बन और ऑक्सीजन रेशो सेम चल रहा है। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ से क्या पता लगा कि कार्बन और हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का रेशो क्या होता है? बहुत कम। जबकि इसके अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन की अमाउंट डबल होती है ऑक्सीजन के मुकाबले में और कार्बन के मुकाबले में। यहाँ तक क्लियर है? तो आपके पास अगर रीज़न आए, क्या रीज़न आए कि आप ये बता दें कि वाई द लिपिड कंटेन डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, तो रीज़न में आंसर क्या लिखोगे बेटा? आपका रीज़न का सिंपल ये बताओगे, बिकॉज इट कंटेन डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज इट कंटेन higher ratio, high quantity of carbon and hydrogen and less amount or less ratio of oxygen। कंपैरिजन भी क्लियर हो गया बेटा? ठीक है। नेक्स्ट आपके पास देखो, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। लिपिड का हमने सिंपल पढ़ लिया, डिस्कवर किसने किया, डेफिनेशन क्या है, क्या क्या पाया जाता है और डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यों है इसके अंदर। ठीक है, अगर बुक की लाइन दिखाऊं तो यहाँ बुक पे भी लिखा हुआ है क्यों भाई? ड्यू टू हाई क्वांटिटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसकी वजह से क्या होगा? ऑलमोस्ट डबल एनर्जी मिलेगी। किसके मुकाबले में? कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है बेटा क्लासिफिकेशन। क्या है क्लासिफिकेशन हमारे पास? लिपिड को क्लासिफाई किया गया है बेटा असाइल ग्लिसरॉल। नेक्स्ट क्या है बेटा हमारे पास? फॉस्फोलिपिड। उसके अलावा क्या है बेटा हमारे पास? वैक्सिस। उसके अलावा हमारे पास क्या है बेटा? टर्पीनॉइड्स। तो हम सबसे पहले कौन सी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बेटा? 4 क्लासिफिकेशन है इसकी। पहली क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ेंगे वो है असाइल ग्लाइसरॉल। असाइल ग्लिसरॉल के बारे में बेटा आपको क्या याद रखना है? ये एक ईस्टर है। क्या है बेटा? ये ईस्टर। और ईस्टर कब बनता है? ईस्टर बनता है ईस्टेरिफिकेशन से। व्हाट इज़ ईस्टेरिफिकेशन? ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ईस्टर बनता है वो क्या कहलाता है बेटा? ईस्टेरिफिकेशन। अब ईस्टेरिफिकेशन की बात करूँ तो बेटा ये एक प्रोसेस को डिफाइन कैसे करेंगे? ईस्टेरिफिकेशन उसको कहते हैं अगर मैं रिएक्शन, एक अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ करा दूँ बेटा? एक ऑर्गेनिक एसिड के साथ करवा दूँ। तो अल्कोहल का रिएक्शन एक ऑर्गेनिक एसिड के साथ करवाऊंगी तो बदले में मुझे क्या मिलेगा बेटा? ईस्टर।
दिस प्रोसेस इज नोन एज ईस्टरिफिकेशन। क्या है ईस्टरिफिकेशन? अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ करा दिया जाए? अगर ऑर्गेनिक एसिड के साथ करवा दिया जाए तो क्या बन जाएगा बेटा? ईस्टर बन जाएगा। ये एक सिंपल एक जनरल आपको इक्वेशन बताइए। अब मैंने क्या कहा? असाइल ग्लिसरॉल इज अ ईस्टर, मतलब इसी प्रोसेस से बन रहा होगा। असाइल ग्लिसरॉल में बेटा जो अल्कोहल इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सा है? ग्लाइसरॉल। कौन सा अल्कोहल इस्तेमाल हो रहा है? ग्लाइसरॉल। इसमें जो ऑर्गेनिक एसिड इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सा बेटा? फैटी एसिड। तो बदले में हमें क्या मिल रहा है बेटा? असाइल ग्लिसरॉल। इसमें कितने फैटी एसिड यूज होते हैं? 3 फैटी एसिड, 1 ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड इस्तेमाल होते हैं। इसको हम कहते हैं ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। ट्राई क्यों कह रहे हैं? 3 फैटी एसिड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ तक समझ आ रहा है बेटा? असाइल ग्लिसरॉल इज अ ईस्टर। किस प्रोसेस से बनेगा? ईस्टरिफिकेशन से बनेगा। जब एक अल्कोहल का रिएक्शन ऑर्गेनिक एसिड के साथ करवाया जाता है तो आपके पास क्या बनता है? ईस्टर बनता है। अब अल्कोहल में क्या मिलेगा? ग्लाइसरॉल। ऑर्गेनिक एसिड में क्या मिलेगा? फैटी एसिड। जब भी ग्लिसरॉल फैटी एसिड से रिएक्शन करेगा क्या बन जाएगा बेटा? असाइल ग्लिसरॉल बन जाएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज अ ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। क्लियर है? एमसीक्यूज क्या आता है बेटा? ग्लिसरॉल के बारे में एमसीक्यूज आता है। क्या एमसीक्यूज आता है बेटा? ग्लिसरॉल, हमें ओल आ रहा है तो उसका मतलब तो पता लग गया। ओल वर्ड जो एंड में आता है अल्कोहल के लिए, ये कैसा अल्कोहल है बेटा? इट इज ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। हाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है? OH। ऑक्सी ऑक्सीजन, हाइड्रो मतलब OH। एक ऐसा अल्कोहल है जिसमें कितने OH लगे हैं बेटा? 3 OH लगे हैं। ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। ग्लिसरॉल इज अ ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। 3 OH लगने वाला एक अल्कोहल है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब असाइल ग्लिसरॉल की हम पढ़ेंगे टाइप्स। असाइल ग्लाइसरॉल बेटा हमारे पास 2 टाइप के असाइल ग्लिसरॉल है। एक हमारे पास कहलाता है बेटा सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल, दूसरा हमारे पास कहलाता है अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल। तो 2 तरीके के ग्लिसरॉल हो गए, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। बेटा सैचुरेटेड वाले का दूसरा नाम होता है फैट, अनसैचुरेटेड का दूसरा नाम क्या होता है? ऑयल। तो ये आपके पास असल में हो क्या गया बेटा? घी हो गया और ये ऑयल हो गया आपके पास। तो सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल इज फैट वाइल द अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल आपके पास क्या होता है बेटा? ऑयल होता है। उसके अलावा अगर कुछ कैरेक्टर्स की बात की जाए तो बेटा सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल में क्या होता है? डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड। क्या नहीं होता बेटा? डबल बॉन्ड। किसके दरमियान डबल बॉन्ड नहीं होता? कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा। सॉरी, कार्बन और कार्बन के दरमियान। जबकि ऑयल की बात करूं तो बेटा इसके अंदर क्या होगा? इट कंटेन डबल बॉन्ड। ये क्या कंटेन करता है? डबल बॉन्ड कंटेन करता है। इसका मतलब कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या मिल सकता है बेटा? यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड मिल सकता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ मजीद सैचुरेटेड वाले की, तो सैचुरेटेड में बेटा आपके पास असल में ये जो घी ऑब्टेन किया जा रहा होता है ये कौन सी सोर्स से लिया जा रहा होता है? असल में एनिमल सोर्स। और जितने भी ऑयल आ रहे हैं वो किस सोर्स से लिए जा रहे हैं बेटा? प्लांट सोर्स से लिए जा रहे हैं। तो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल, इट इज फैट, इट इज ऑयल। ये डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड, इट कंटेन डबल बॉन्ड। ये एनिमल सोर्स से आ रहा है, ये प्लांट सोर्स से आ रहा है। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो सैचुरेटेड की एग्जांपल हमने अभी पीछे पढ़ी एक फैट की, स्टेरिन। स्टेरिन इज अ फैट। क्या फॉर्मूला था? कार्बन 57H110O6। स्टेरिन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर मैं अनसैचुरेटेड की, भाई कोकोनट ऑयल हो गया, ठीक है, पाम ऑयल हो गया, और कौन सा हो गया बेटा आपके पास? सेसमी ऑयल हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपके पास ऑलिव ऑयल हो गया। जितने भी ऑयल्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं बेटा? अनसैचुरेटेड से आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप इसके स्ट्रक्चर पे गौर करो बेटा बुक में। ओके, फोकस कर लूँ। यहाँ गौर करें बेटा, कार्बन कार्बन, ये हमारे पास क्या है? सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल। यहाँ देखो कार्बन 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 कार्बन, ये सारे कार्बन में कहीं पर भी डबल बॉन्ड नजर आ रहा है। सिर्फ मैं किसकी बात कर रही हूँ? कार्बन कार्बन की तरह नहीं। तो ये कौन है बेटा? फैट। और अगर यहाँ पे देखो आप ऑयल के अंदर, ऑयल में क्या है? ये देखो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड नजर आया। तो ये जहाँ कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ गया, इसका मतलब ये क्या है बेटा? ऑयल। तो इसके स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड नहीं होता, इसके स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड होता है। अच्छा, यहाँ पे एक MCQs और देख लें। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बेटा? 16 kg ऑफ अगर फैट हो तो उसमें कितनी एनर्जी होगी? 114 एक्सपोनेंट 3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, याद करना है, कर लो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है। क्लियर हो गया बेटा? यहाँ तक असाइल ग्लिसरॉल हमने यहाँ तक क्या कर लिया है? पढ़ लिया है। हमने इसके डिफरेंस भी देख लिया है। अब हमारे पास सेकंड हमारे पास क्लासिफिकेशन में क्या है बेटा? फॉस्फोलिपिड। नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? फॉस्फोलिपिड। अब फॉस्फोलिपिड के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? हमने क्या पढ़ा? अब आपको सबकी कॉम्पोजिशन पता है। असाइल ग्लिसरॉल किससे बना? 1 ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड। ये रट्टा लगाना है, 1 ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड्स क्या बनाएगा? असाइल ग्लिसरॉल। अब मैं कहूँ फॉस्फोलिपिड कैसे बन रहा है?
बेटा 1 ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड्स, 1 कोलिन एंड 1 फॉस्फेट। किससे बन रहा फॉस्फोलिपिड बेटा हमारे पास? 1 ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड्स, 1 कोलिन एंड 1 फॉस्फेट, ये मिलेंगे और क्या बना लेंगे हमारे पास? फॉस्फोलिपिड। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है बेटा? एक फॉस्फोलिपिड का हेड पार्ट होता है और फॉस्फोलिपिड का बेटा आपके पास टेल पार्ट होता है। बेटा हमारे पास हमने क्या कहा कि बना किससे? असल में हेड से बना है, टेल से बना है, और ये सारे पार्ट्स किससे बने होंगे? ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, कोलिन और फॉस्फेट। अब हमें पता होना चाहिए हेड किस चीज़ से बन रहा है। बेटा हेड जो है वो किससे बन रहा है? कोलिन, फॉस्फेट ग्रुप, और आपके पास क्या हो गया? ग्लाइसरॉल। तो ये जो 3 चीज़ें, ग्लाइसरॉल, कोलिन, फॉस्फेट, ये तीनों मिलके क्या बना रहे? हेड बना रहे। टेल क्या बना रहा है? कौन बच गया हमारे पास? फैटी एसिड। तो फैटी एसिड्स क्या बना रहा है? टेल। तो फॉस्फोलिपिड के 2 पार्ट होते हैं बेटा, एक हेड पार्ट होता है, एक टेल पार्ट होता है। हेड किससे बना है? कोलिन, फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल। टेल किससे बना है बेटा? फैटी एसिड से बना हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? अब बेटा आपके पास हेड जो होता है वो क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन लव, मतलब ये किसको अट्रैक्ट करता है? वाटर को। टेल क्या है बेटा? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, फोबिक मतलब डर, हाइड्रो मीन्स वाटर। अब मतलब ये किसको रिपेल करेगा? ये हमारे पास वाटर को रिपेल करेगा। तो हेड वाला पार्ट बेटा किसको अट्रैक्ट करता है? वाटर को। और टेल वाला क्या करेगा? वाटर को क्या करेगा? रिपेल करेगा। अगर ये वाटर को अट्रैक्ट करता है, वाटर इज अ पोलर, इसका मतलब इसका हेड पार्ट कैसा है? पोलर। इसका टेल कैसा होगा बेटा? नॉन पोलर। समझ आया? फॉस्फोलिपिड को मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। 1 ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड्स, 1 कोलिन, 1 फॉस्फेट से हमारे पास फॉस्फोलिपिड बनता है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, हेड पार्ट एंड टेल पार्ट। हेड पार्ट किससे बनता है? कोलिन, फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल। टेल किससे बनता है? फैटी एसिड से बनता है। हेड इज हाइड्रोफिलिक वाइल द टेल इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक है तो पोलर नेचर, टेल आपके पास क्या हो जाएगी फिर बेटा? नॉन पोलर हो जाएगी। फॉस्फोलिपिड हम पढ़ते हुए आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। कहाँ पे पढ़ते हुए आ रहे हैं बेटा? फॉस्फोलिपिड कहाँ पर होता है? फॉस्फोलिपिड का अगर मैं रोल पूछूँ, कहाँ पर इसका रोल होगा? हमने पढ़ा है बेटा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन पढ़ते हुए आ रहे हैं। सेल की जो आउटर लेयर होती है एनिमल की, वो क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन। और ये सेल मेम्ब्रेन आपके पास क्या है बेटा? किससे बनी? फॉस्फोलिपिड से बनी है। तो फॉस्फोलिपिड क्या कर रहा है बेटा? फॉस्फोलिपिड जो है वो क्या बना रहा है? सेल मेम्ब्रेन को बना रहा है। क्लियर है? फॉस्फोलिपिड क्या कर रहा है बेटा? सेल मेम्ब्रेन को बना रहा है। इसका मतलब कोई भी चीज़ यहाँ से बाहर जाएगी या बाहर से अंदर आएगी, कोई भी चीज़ बाहर से अंदर आएगी, इसका मतलब मैं ट्रांसपोर्ट की बात कर रही हूँ। कोई भी चीज़ बाहर से अंदर आ रही है, अंदर से बाहर जा रही है, तो कौन देखेगा? सेल मेम्ब्रेन देखेगी। और सेल मेम्ब्रेन किससे बनी? फॉस्फोलिपिड से। तो फॉस्फोलिपिड क्या देखेगा? असल में ट्रांसपोर्ट देखेगा कि कौन सी चीज़ को अंदर लेके आना है और कौन सी चीज़ को बाहर लेके जाना है। तो जितने भी ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है वो किसके थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं? फॉस्फोलिपिड। क्लियर हो गया बेटा फॉस्फोलिपिड के बारे में? अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है बेटा क्लासिफिकेशन में? वैक्सिस। अब वैक्सिस पूछा जाए ये किससे बना है बेटा? ये हमारे पास जो है लॉन्ग चेन ऑफ मोनो अल्कोहल एंड लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। इसका मतलब बेटा फैटी एसिड और अल्कोहल, अगेन अल्कोहल से बना है और किससे बना है? फैटी एसिड से। लेकिन अल्कोहल की भी लॉन्ग चेन होगी और इसके अंदर फैटी एसिड्स की भी लॉन्ग चेन होगी। इनकी लॉन्ग चेन मिलेगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा? वैक्सिस। वैक्सिस कहाँ पर पाया जा रहा है? ये बेटा पहली बात तो याद होनी चाहिए, ये एक प्रोटेक्टिव कोटिंग दे रहा है। सॉरी, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? प्रोटेक्टिव कोटिंग दे रहा है। वैक्सिस क्या प्रोवाइड कर रहा है? एक कोट प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। कहाँ कहाँ? जैसे कि बेटा फ्रूट की स्किन देखिए, ठीक है, हार्ड कवर हुआ हुआ होता है। उसके अलावा हमारे पास स्टेम हो गया, स्टॉक हो गया, लीव्स के अंदर पाया जा रहा है, पेटल्स में पाया जा रहा है। उसके अलावा एनिमल की जो स्किन है उसके अंदर ही बेटा ये जो कोटिंग आ रही है, एक लेयर वैक्स की आ रही है जो कि शाइनी शाइनी सी सरफेस दे रही होती है, वो किसकी वजह से बेटा? वैक्स की वजह से। वैक्स क्या होती है बेटा? वाटर रिपेलेंट। इसका मतलब वाटर को क्या करेगी बेटा? रिपेल करेगी। अगर वाटर को रिपेल कर रही है तो ये क्या होगी? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक है तो नेचर क्या होगा बेटा? नॉन पोलर नेचर होगा वैक्स का। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। इसके अलावा क्या होता है बेटा? वैक्सिस का एक और नेचर है कि ये रेजिस्टेंट होती है। किससे रेजिस्टेंट है? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन से। क्या मतलब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन? बेटा हमारे पास बहुत सी चीज़ें जो हैं वो एयर से
कांटेक्ट में आती है, हमारे एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में आ जाती है और ऑक्सीडाइज हो जाती है, उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। लेकिन वैक्सेस क्या है बेटा, वैक्सेस ऐसी चीज़ है जो कि क्या होगी, रेजिस्ट करेगी, रोकेगी। किस चीज़ से रोकेगी बेटा, ऑक्सीडेशन होने से रोकेगी, कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन से जो रिएक्ट होता है और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो जाता है, उस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी। उसके अलावा टाइप्स देखा जाए बेटा तो हमारे पास एक वो वैक्स है जो कि आपके पास क्या आ रही है, नेचुरली ऑब्टेन है, और एक वो वैक्स है जो कि आर्टिफिशियल तौर पे बनाई जा रही है। ठीक है, नेचुरल वैक्स की एग्जांपल क्या हो गई बेटा, बी वैक्स। पेपर में पूछा जाए नेचुरल वैक्स की एग्जांपल बता दें तो आपके पास क्या होगी बेटा, बी वैक्स। इसके अलावा आपके पास लीव्स होते हैं, लीव में देखा शाइनी सी सरफेस होती है, क्यूटिकल। लीव्स में क्या होता है बेटा, वो क्यूटिकल, और क्यूटिकल कौन सी वैक्स से बने, क्यूटिन से बने होते हैं। तो क्यूटिन भी क्या है बेटा, हमारे पास एक नेचुरल वैक्स है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल की या सिंथेटिक वैक्स की, सिंथेटिक भी कह सकते हैं ना, जो आर्टिफिशियल तौर पे बन रहा है, सिंथेटिक वैक्स की एग्जांपल क्या होगी बेटा हमारे पास, ये वैक्स ज़्यादातर किससे ड्राइव होती है बेटा, पेट्रोलियम कह लो और पॉली इथाइलिन। तो नेचुरल वैक्स की एग्जांपल बी वैक्स या क्यूटिन जो कि क्यूटिकल के अंदर है, और आर्टिफिशियल वैक्स की एग्जांपल क्या होगी बेटा, वो वैक्सेस जो किससे ड्राइव हो रही है, पेट्रोलियम से या फिर पॉलीइथाइलिन से ड्राइव हो रही हैं। उसके अलावा इसको वैक्सेस के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा, वैक्स को हम जो है वो कमर्शियल इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्रीज़ वगैरह के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जहाँ बड़े पैमाने पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स को बनाया जा रहा होता है कमर्शियल तौर पे। अब वो कमर्शियली क्या इंपॉर्टेंस है, पेपर में पूछा जाता है कि कमर्शियल इंपॉर्टेंस बता दो वैक्स की। बेटा ये हमारे पास लुब्रिकेंट के तौर पे काम कर रही है। कैसा काम कर रही है, लुब्रिकेंट। अब मैं कहूँ व्हाट इज़ लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट का मतलब क्या है बेटा, आपके पास क्या होगा कि कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ अगर कोई दूसरी चीज़ उससे कांटेक्ट के अंदर आएगी तो वो क्या होगी, फ्रिक्शन क्रिएट होगी। दो चीज़ जब भी आपस में कांटेक्ट में आती है क्या क्रिएट होती है, फ्रिक्शन क्रिएट होती है। यहाँ तक क्लियर है, हम चल पा रहे हैं किस वजह से, कि हमारे जो फूट है वो क्या कर रहे हैं बेटा, फ्लोर से फ्रिक्शन क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम चल पा रहे हैं। अब ये जो फ्रिक्शन की बात है, फ्रिक्शन को अगर मुझे ज़ीरो करना है, फ्रिक्शन को मुझे कम करना है, जैसे अब मैं फ्लोर पे कहूँ कि मैं ऑयल फेंक दूँ, अब मैं कहूँ कि आप चलो, तो क्या होगा, स्लिप हो जाओगे। क्यों स्लिप हो जाओगे, क्योंकि आपके फूट का वो जो आपकी अपने स्लीपर पहनी है उसका कांटेक्ट किससे नहीं हो पाएगा बेटा, हमारे पास फ्लोर से नहीं हो पाएगा। तो फ्रिक्शन क्या कर दी हमने उधर, फ्रिक्शन कम हो गई। तो लुब्रिकेंट का काम क्या होता है बेटा, लुब्रिकेंट का काम होता है कि फ्रिक्शन को क्या कर देना, रिड्यूस करना। फ्रिक्शन को क्या करना, रिड्यूस कर देना, कम कर देना। जैसे ही फ्रिक्शन रिड्यूस होगी, कम हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, तो वो चीज़ क्या कर जाएगी, आपस में फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होगी, वो चीज़ स्लिप कर जाती है। अब लुब्रिकेंट जैसे कि बड़ी बड़ी मशीनें, कमर्शियल यूज़ क्या है बेटा, बड़ी बड़ी मशीनें इस्तेमाल की जा रही हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, तो वहाँ पर वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा, ऑयल वगैरह, आपके पास वैक्सेस को इस्तेमाल कर रहे हैं। वैक्सेस बड़ा अच्छा आपके पास लुब्रिकेंट के तौर पर काम करता है। जैसे अगर इसकी एग्जाम्पल वैसे ली जाए तो बेटा क्या होता है, सर्दियों में दरवाजे बड़ी आवाज़ कर रहे होते हैं, हम क्या करते हैं, इसमें ऑयल डाल देते हैं, तो वो जो फ्रिक्शन की वजह से आवाज़ आ रही होती है, वो आवाज़ प्रोड्यूस होना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कमर्शियली क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा, वो जो ऑयल जो हम जिसको कह रहे हैं कमर्शियल तौर पे, वो असल में हमारे पास क्या यूज़ हो रहे होते हैं, वैक्सेस यूज़ हो रहे होते हैं। व्हाट इज़ वैक्स बेटा, कमर्शियल इंपॉर्टेंस बता दो वैक्सेस की, तो क्या बताओगे, लुब्रिकेट कर रहा होता है, लुब्रिकेशन, सुपीरियर मशीन्स जो इस्तेमाल हो रही है इनमें लुब्रिकेशन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। उसके अलावा एक और MCQs क्या है बेटा, इसके अंदर पूछा जाए प्रिंसिपल सोर्स क्या है वैक्स की, तो बेटा वैक्स की प्रिंसिपल सोर्स क्या है, स्पर्म वेल। एक वेल है जिसका नाम है स्पर्म वेल, उससे क्या किया जा रहा है बेटा, वैक्स को निकाला जा रहा है। अब तो बहुत सारे आपके पास क्या कहते हैं, प्लांट्स ऐसी सोर्स आ चुकी हैं, ठीक है, डिस्कवर हो चुकी हैं, जिसमें से अब क्या किया जा रहा है, वैक्सेस को निकाला जा रहा है। लेकिन प्रिंसिपल सोर्स जो पहले इस्तेमाल की जाती थी वो कौन थी बेटा, स्पर्म वेल। इसमें से वैक्स निकाला जा रहा था और कमर्शियल तौर पे इसको यूज़ किया जा रहा था। यहाँ पे हमारे पास 3 क्लासिफिकेशन हो गई ख़त्म। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, टर्पेनॉइड्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है बेटा, टर्पेनॉइड्स। टर्पेनॉइड्स के बारे में MCQs क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो लार्ज क्लास है लिपिड की, वो कौन सी है बेटा, टर्पेनॉइड्स है। टर्पेनॉइड्स किससे बने बेटा, इसकी भी कोई स्मॉल यूनिट होगी। जैसे अब रिपीट कर रही हूँ मैं, असाइल कोलेस्ट्रॉल किससे बना है, 1 कोलेस्ट्रॉल 3 फैटी एसिड्स। नेक्स्ट हमने पढ़ा फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड किससे बना है, 1 कोलेस्ट्रॉल 2 फैटी एसिड्स, 1 कोलिन एंड 1 फॉस्फेट। नेक्स्ट हमने पढ़ा वैक्सेस, वैक्सेस किससे बना है बेटा, हमारे पास लॉन्ग चेन ऑफ मोनो अल्कोहल एंड लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स, ये दोनों मिलेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा, वैक्स। नेक्स्ट हमारे पास है टर्पेनॉइड। टर्पेनॉइड किससे बना है बेटा, आइसोपरनॉइड से बना है। आइसोपरनॉइड यूनिट जिसका फॉर्मूला क्या है, C5H8, ये किससे बना है बेटा, आइसोपरनॉइड यूनिट से बना हुआ है। अब इसकी टाइप्स इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट ईयर में देख रहे हैं बेटा, टर्पेनॉइड्स पे लॉन्ग आता है,
जो एमडी गेट के लिए देख रहे हैं बेटा, इससे जो एमसीक्यूज होंगे वो मैं कवर करवाती ही जाऊंगी। सबसे पहली जो टाइप है टर्पेनॉइड्स की, सबसे पहली टाइप जो है बेटा वो क्या है, टर्पीन्स। तो टर्पेनॉइड्स की सबसे पहली टाइप क्या हो गई बेटा, टर्पीन। ये भी किससे बने होगी बेटा, आइसोपरनॉइड से बनी होगी टर्पीन्स। और टर्पीन्स के बारे में क्या कहता है बेटा, जो स्मॉल टर्पीन्स है जिनका साइज स्मॉल है वो टर्पीन्स क्या होते हैं, वॉलेटाइल है हमारे पास। और क्या करते हैं बेटा, फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करते हैं। वॉलेटाइल का मतलब पता है क्या होता है, वॉलेटाइल का मतलब बेटा वो चीज़ जैसे ही आपके एटमॉस्फेयर या एयर से कांटेक्ट के अंदर आए और क्या हो जाए, एवापोरेट हो जाए। जैसे कि परफ्यूम्स, जैसे कि पेट्रोल है आपके पास, वॉलेटाइल नेचर है। क्या होता है बेटा, जैसे ही आप उसका कैप ओपन कर दो पेट्रोल क्या हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा। परफ्यूम है, जैसे ही करो क्या हो जाता है, एवापोरेट हो जाता है। तो ये क्या बेटा, वॉलेटाइल का मतलब क्या है, वो चीज़ें जैसे एयर के कांटेक्ट के अंदर आएंगी क्या हो जाएंगी, एवापोरेट हो जाएंगी। उसको हम क्या कहेंगे, वॉलेटाइल कहेंगे। अब हमने क्या कहा कि जो स्मॉल टर्पीन्स है वो क्या है, वॉलेटाइल एयर के कांटेक्ट में आके क्या हो जाते हैं, एवापोरेट हो जाते हैं। और क्या कहा हमने, रूम टेम्परेचर होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हीट करके एवापोरेट होगा, रूम टेम्परेचर में ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रही हूँ, क्या प्रोड्यूस करते हैं ऊपर से, फ्रेग्रेंस। अगर ये खुशबू भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और वॉलेटाइल भी, तो उसको हम क्या यूज़ कर सकते हैं बेटा, कहाँ यूज़ करेंगे हम, परफ्यूम्स में यूज़ करेंगे। क्लियर है। अब कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल ऐसी याद कर लें, लेमोनिन फ्रॉम लेमन ऑयल, ग्रैन ऑयल फ्रॉम रोज, मेंथोल फ्रॉम पेपरमिंट ऑयल। उसके अलावा क्या है बेटा हमारे पास, माइसरीन फ्रॉम ऑयल ऑफ बे। ये कुछ एग्जाम्पल्स याद कर लें। ये हमारे पास क्या है, टर्पीन्स की एग्जाम्पल है, लेमोनिन फ्रॉम लेमन ऑयल, ग्रेन ऑयल फ्रॉम रोज, मेंथोल फ्रॉम पेपरमिंट ऑयल, माइसरीन फ्रॉम ऑयल ऑफ बे। ठीक है। उसके अलावा टर्पीन्स के बारे में और मजीद बात क्या की जा रही है बेटा, इसको यूटिलाइज़ किया जा रहा है। किस चीज़ के लिए यूटिलाइज़ किया जा रहा है बेटा, रबर को बनाने के लिए और लेटेक्स को बनाने के लिए। तो ये दो चीज़ को बनाने के लिए हम टर्पीन्स का इस्तेमाल करें, ये असल में एमसीक्यूज़ है। टर्पीन्स में याद क्या रखना है बेटा एमसीक्यूज़ के लिए, कि स्मॉल टर्पीन्स को हम परफ्यूम में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दूसरा एमसीक्यूज़ क्या है, इसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं क्या बनाने के लिए, रबर और लेटेक्स बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स बेटा हमारे पास, स्टेरॉइड्स एक और टाइप है टर्पेनॉइड्स की। ठीक है। इसके अलावा क्या है बेटा, ये किससे बना हुआ है, आइसोपरनॉइड यूनिट, लेकिन इसके अंदर कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं। वो यूनिट्स क्या है आप गौर करो, मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। ओके यहाँ पे गौर करो बेटा, क्या बनाया मैंने, 1 2 3 4 5 6 जितने कोने उस जगह पे कार्बन लगे हुए, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ये कितने कार्बन की रिंग है बेटा, 6 कार्बन की। ये भी देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, कितने कार्बन की रिंग, 6 कार्बन। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये भी 6 कार्बन। और ये कितने की रिंग है, 1 2 3 4 एंड 5, ये कितने कार्बन की रिंग है, 5 कार्बन की। इसका मतलब मेरे पास जो 3 रिंग्स पाई जा रही हैं वो हेक्सागोनल है, 6 कोनों वाली है। और मेरे पास जो एक रिंग पाई जा रही है वो क्या है बेटा, पेंटागोनल है। तो हमारे पास क्या होगा, 3 हेक्सागोनल रिंग एंड 1 पेंटागोनल रिंग। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं पूछूँ टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। तो टोटल कार्बन पूछा जाए, टोटल कार्बन कितने हैं बेटा, 17। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है हमारे पास। क्या कहा बेटा, स्टेरॉइड्स किससे बने हैं, 3 हेक्सागोनल रिंग एंड 1 पेंटागोनल रिंग से। टोटल नंबर ऑफ कार्बन, इसको न्यूक्लियस भी कहते हैं। इसके न्यूक्लियस में कितने कार्बन पाए जा रहे हैं बेटा, 17 कार्बन। एमसीक्यूज आता है ये बहुत ज़्यादा, कितने कार्बन, ये एमडी कैट तक बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। स्टेरॉइड के अंदर बेटा जो कार्बन का स्ट्रक्चर, ये जो रिंग का बना हुआ है, टोटल कार्बन पूछे जाए कितने बेटा, 17 कार्बन है। कितनी रिंग्स हैं, 3 हेक्सागोनल रिंग एंड 1 पेंटागोनल रिंग पाई जाती है। ये दो चीज़ें क्लियर है। उसके अलावा स्टेरॉइड्स में क्या कह रहे हैं बेटा, स्टेरॉइड में ही एक एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेरॉइड। और कोलेस्ट्रॉल को किसकी सिंथेसिस में इस्तेमाल किया जा रहा है बेटा, किसकी सिंथेसिस में इस्तेमाल किया जा रहा है, यूज इन द सेंसेस ऑफ सेक्स हार्मोन। कौन कौन से, मेल के अंदर कौन से हार्मोन है बेटा, टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल में कौन से पाए जा रहे हैं हमारे पास, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। क्लियर है।
मेल में टेस्टोस्टेरोन है, फीमेल में कौन सा बेटा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो कोलेस्ट्रॉल किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये हार्मोन्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और कोलेस्ट्रॉल खुद क्या है बेटा, एक हमारे पास स्टेरॉइड है। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन में क्या आ रहा है बेटा, कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स में क्या कह रहे हैं बेटा कि ये किससे बना है, ये भी आइसोपरनॉइड से बना है। इसमें भी क्या पाई जाएगी बेटा, आइसोपरनॉइड की चेन पाई जाएगी। और हो सकता है इसके एक टर्मिनल पे आइसोपरनॉइड की रिंग पाई जाए, हो सकता है दोनों टर्मिनल पे क्या पाई जाए, आइसोपरनॉइड की रिंग। तो कैरोटिनॉइड के बारे में क्या लिखा, आइसोपरनॉइड की चेन से पाया जा रहा है। आइसोपरनॉइड की चेन है, साथ में एंड में क्या लगा हुआ है बेटा, आइसोपरनॉइड रिंग। एक टर्मिनल में भी हो सकता है और दोनों टर्मिनल में भी हो सकता है। इसका असल में काम क्या है बेटा, इसको जो है वो हम, इट इज़ पिगमेंट प्रोड्यूसिंग। क्या प्रोड्यूसिंग है बेटा, पिगमेंट प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब क्या देगा, ये कलर दे रहा होगा। कौन कौन से कलर, ब्राउन, येलो, रेड, ऑरेंज। तो कैरोटिनॉइड का काम क्या है बेटा, ब्राउन, येलो, रेड, ऑरेंज, ये सब कलर देगा। जैसे कि प्लांट में एक एग्जांपल दी जाए, साइटोक्रोम, क्लोरोफिल, उसके अलावा हमारे पास क्या हो गया बेटा, फाइटोक्रोम। ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। कैरोटिनॉइड को इस्तेमाल किया जा रहा है किस चीज़ के लिए बेटा, प्लांट्स के अंदर कलर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। क्लियर हो गया, कलर के लिए इस्तेमाल करें। नेक्स्ट जो है बेटा हमारे पास वो क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन। लास्ट जो है हमारे पास टर्पेनॉइड की टाइप, वो क्या है बेटा, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन को कैसे समझना है, सपोज करें बेटा यहाँ पे कट लग गया, कट लगने के बाद आपको क्या क्या चीज़ नज़र आएगी, उस कट के अंदर क्या क्या नज़र आएगा, हमारे पास बेटा ब्लड निकलेगा वहाँ से, ठीक है। वहाँ पे दर्द होगा बहुत ज़्यादा, वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा गरम गरम बड़ा बड़ा मिलने लगेगा, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा बेटा, वहाँ पे रेडनेस आ जाएगी, कहीं कट लगा है या कोई इन्फेक्शन फैला, वहाँ पे ब्लड नज़र आ गया, हमें पेन हो रहा है, टेम्परेचर वहाँ का बढ़ गया है, रेडनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, स्वेलिंग हो जाएगी, इन्फ्लामेशन पाई जाएगी वहाँ पे, ठीक है। अगर आपको कहीं बहुत ज़्यादा चोट वगैरह लग गई है, काफ़ी इन्फेक्शन फैल गया, तो क्या होगा, फीवर भी हो सकता है। उसके अलावा बेटा इसके अंदर क्या होगा, थोड़ी देर में 24 घंटे तो खून नहीं निकलेगा, उसके बाद क्या हो रहा है, ब्लड को बंद भी होना है, तो वहाँ पे मज़ीद क्या होगा, प्लेटलेट्स आ जाएंगे। प्लेटलेट्स का काम क्या है बेटा, प्लेटलेट्स एग्रीगेट होंगे, प्लेटलेट्स क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। प्लेटलेट्स जमा होंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, क्लॉट, खून जम जाएगा उस जगह पे। तो मैंने क्या कहा, कहीं पे क्लॉट आपके पास कट लगा है, इन्फेक्शन हुआ है, तो क्या क्या होगा बेटा, ब्लड निकलेगा, पेन होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, रेडनेस नजर आएगी, इन्फ्लेमेशन होगी, फीवर होगा, प्लेटलेट्स आना शुरू हो जाएंगे और वहाँ पे क्या बन जाएगा एट दी एंड, क्लॉट। अब यहाँ पे क्या कहा मैंने बेटा, जब भी मेमेलियन टिश्यू, मेमल्स, हम मेमल्स ही है ना बेटा, मेमल्स का टिश्यू जब भी क्या होगा, इंजर्ड होगा और इन्फेक्शन फैला, इंजरी हुई है, कुछ भी हुई है बेटा वहाँ पे, उसके अलावा क्या होगा, यहाँ पे इम्यून सेल्स भी तो आएंगे ना। क्यों इम्यून सेल्स आएंगे, कहीं पे कट लगा है कि हमें क्या डर होता है बेटा, वहाँ पे इन्फेक्शन ना फैल जाए, कोई जरासीम ना आ गया हो, तो उसको फ़ौरन से किल करने के लिए इम्यून सेल्स भी आएंगे हमारे पास। तो जैसे ही मेमेलियन टिश्यू, मेमल्स का टिश्यू जब भी इंजर्ड होता है, जैसे ही इंजर्ड होता है बेटा, हमारे पास क्या रिलीज़ हो जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। हमारे टिश्यू क्या रिलीज़ कर देते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन। मेमल का टिश्यू जब भी इंजर होगा क्या रिलीज़ होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन। और प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ होगा तो क्या क्या काम करवाता है वो, ब्लड निकलवाएगा, पेन करवाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा, रेडनेस करवाएगा, इन्फ्लेमेशन करवाएगा, फीवर कराएगा, प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करेगा, क्लॉट बनवाएगा, इम्यून सेल्स वहाँ पे आने शुरू हो जाएंगे। ये सारा काम बेटा किसका है, प्रोस्टाग्लैंडिन का है। ये सब काम कौन करा रहा है असल में बेटा, प्रोस्टाग्लैंडिन करा रहा है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, ये सब काम किसका बेटा, प्रोस्टाग्लैंडिन का। तो समझ आया प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन क्या है। अब आपके पास एक रीज़न करके भी आता है, हम एस्पिरिन देते हैं बेटा। हम एस्पिरिन क्यों दे रहे हैं, क्यों एस्पिरिन दे रहे हैं, एस्पिरिन कह रहे हैं कि क्या करता है, फीवर को कम करता है। उसके अलावा बेटा जिसको ब्लड प्रेशर वगैरह का मसला उनको देते हैं, क्योंकि ब्लड को थिन करता है। ये क्या करता है, ब्लड को थिन करता है। अब मैं कह रही हूँ एस्पिरिन फीवर में या ब्लड को थिन करने में या ब्लड प्रेशर वाले लोगों को मैं क्यों दे रही हूँ एस्पिरिन, वजह, रीज़न क्या, एस्पिरिन क्यों मैं दे रही हूँ, क्या कैसे फीवर कम कर रहा है, वो कैसे ब्लड को थिन कर रहा है। असल में क्या करता है बेटा, एस्पिरिन जो है वो क्या करता है, इनहिबिट करता है। किसको इनहिबिट करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रीशंस को। एस्पिरिन प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रीशन को या इसकी फॉर्मेशन को, जो बन रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन, उसको क्या कर देगा, बहुत कम। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन कम, सिक्रीशन इसने या सिंथेसिस इसने कम कर दी, प्रोस्टाग्लैंडिन कम, ब्लड कम निकलेगा, पेन नहीं होगा, टेम्परेचर वहाँ का सही रहेगा, रेडनेस नहीं होगी, इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, फीवर क्या होगा। एस्पिरिन दी मैंने कहा, फीवर कम हो गया, कैसे कम हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन कम, फीवर कम, ब्लड थिन कर रहा है, क्योंकि प्लेटलेट्स एग्रीगेट होते तो क्लॉट बन जाता है। ऐसे ही है, मैंने जैसी एस्पिरिन दी क्या करेगा बेटा, प्लेटलेट्स को एग्रीगेट नहीं होने देगा,
तो क्लॉटिंग होगी क्या? नहीं होगी। ब्लड क्या हो जाएगा? थिन रहेगा, एग्रीगेशन नहीं होगी वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, फीवर को कैसे कम कर रहा है? असल में ये लाइन याद होनी चाहिए, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रीशन कम होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फीवर कम हो जाएगा। फीवर से रिलेटेड, थिन से नहीं, ये वाले से रिलेटेड हमारे पास क्या आता है बेटा, रीज़न आता है। और अगर एमडी कैट के लेवल है तो हमारे पास सिंपल आएगा कि कैसे फीवर कम किया, आपको लाइन याद होनी चाहिए, इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्मेशन और सिक्रीशन। यहाँ पर जो है बेटा हमारे पास खत्म हो चुका है लिपिड वाला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा न्यूक्लिक एसिड पे होगा, लास्ट बायो मॉलिक्यूल होगा, उसके बाद ये वाला चैप्टर हो जाएगा खत्म कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल पढ़ने के बाद। तो बेटा अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया, कॉन्सेप्ट दिमाग में जा रहे हैं तो बेटा लाइक करो और लाजमी कमेंट किया करो ताकि मुझे पता लगे आपको समझ आ रहा है। या कोई क्वेश्चन हो तो वहाँ पे मुझे कमेंट में पूछ लिया करो, ठीक है। लाजमी मेरे क्या कहते हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर दें। ओहो।